नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार द्रोणाचार्य दीक्षा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पटवारी की कंप्यूटर की सीरीज चल रही है। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की। कल हमने पीछे वाली क्लास में देखा था मेमोरी क्या होती है, किस प्रकार मेमोरी का उपयोग करते हैं और किस प्रकार से मेमोरी में से क्वेश्चन आते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डिवाइसेस की। अब इसके बाद में हार्डवेयर के अंदर जो इनपुट और आउटपुट होते हैं उनकी भी बात करेंगे। सॉफ्टवेयर के कौन कौन से प्रकार होते हैं और हार्डवेयर को कैसे हम यूज़ करते हैं और कौन कौन से हार्डवेयर इनपुट डिवाइसेस में होते हैं, कौन कौन से आउटपुट डिवाइस में होते हैं। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सबसे पहले जब हमारे दिमाग में एक कंप्यूटर आता है, जब हम देखते हैं कंप्यूटर, लिखता हूं मैं कंप्यूटर। जैसे ही मैंने ये लिखा तो मेरे दिमाग में एक आया एक मॉनिटर, एक आया सीपीयू, एक आया माउस और एक आ जाएगा आपके कीबोर्ड। ज़्यादा से ज़्यादा सोचा था आपके आएगा एक स्पीकर और एक आ जाएगा आपके साइड में यहाँ पर प्रिंटर। अब ये जो डिवाइसेस हैं, चाहे स्पीकर हो, चाहे मॉनिटर हो, चाहे सीपीयू हो, चाहे कीबोर्ड हो, चाहे माउस हो, चाहे प्रिंटर हो, ये जो डिवाइस जो व्यक्तिगत रूप से हमें दिख रहे हैं, जिनका हम उपयोग कर सकते हैं और उनको छू सकते हैं। हम कीबोर्ड का यूज़ कर रहे हैं, उनको देख सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं और उनको छू भी सकते हैं। तो ये सारे हमारे हार्डवेयर है। क्या है? हार्डवेयर। क्या कंप्यूटर इन्हीं के आधार पर चलता है सिर्फ? क्या सर जो ये डिवाइस दिख रही इन्हीं के आधार पर चलता है? नहीं, इनके अंदर एप्लीकेशन भी होंगे, कुछ कुछ इनके अंदर सिस्टम भी होंगे, उसी के बेस पर आपका कंप्यूटर वर्किंग करता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो कंप्यूटर स्ट्रक्चर होता है, एक जो कंप्यूटर का स्ट्रक्चर होता है वो दो महत्वपूर्ण घटकों से बना होता है। कितने घटकों से बना होता है? दो महत्वपूर्ण घटकों से बना होता है। एक होता है आपके सॉफ्टवेयर और एक होता है आपके हार्डवेयर। क्या होता है मित्रों? हार्डवेयर। इन सॉफ्टवेयर में भी मेन एक होता है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। फिर हम बात करेंगे हार्डवेयर की। इनके अंदर एक आएगा इनपुट डिवाइस, एक आएगा आउटपुट डिवाइस। मतलब हार्डवेयर के जितने भी, जैसे मॉनिटर हो, चाहे कीबोर्ड हो, चाहे आपके लाइट पेन हो, चाहे आपके सीपीयू हो, इनको किन किन भागों में बांटा गया है? सॉफ्टवेयर कौन से हैं, हार्डवेयर कौन से हैं, इनपुट में आउटपुट कौन से हैं, इनपुट कौन से, उनके डिवाइस मतलब उपकरण कौन कौन से हैं, किस तरीके से ये वर्किंग करते हैं, वो हम चीज़ें सारे देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हार्डवेयर की। हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें यूजर देख सकता है, यूज कर सकता है और छू सकता है। तो छू सकते हैं, इसमें ऐसा क्या है? जब हम सॉफ्टवेयर की परिभाषा देखेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें यूजर देख सकता है, यूज कर सकता है और छू सकता है। क्या कर सकता है? छू सकता है। वह कंप्यूटर में जो कार्य करते हैं वो होता है हार्डवेयर डिवाइस। क्या होता है? हार्डवेयर, जिसमें कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर और हार्ड डिस्क आदि होते हैं। जिन जिन कंप्यूटर पार्ट्स को आप छू सकते हो वो सारे हार्डवेयर होंगे। क्या होंगे? सारे हार्डवेयर डिवाइस होंगे। अब हार्डवेयर का संबंध, हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर के काम नहीं कर सकता। मैंने जैसे अभी आपको बताया, मैंने कहा मॉनिटर, सीपीयू, मॉनिटर सब कुछ आपके पढ़ा है, लेकिन उसके अंदर ऐप नहीं है, उसके अंदर सिस्टम नहीं है, तो किसी काम का है क्या? वो किसी काम का नहीं है। जैसे आपने एक नया मोबाइल फ़ोन खरीदा है, S25 अल्ट्रा या iPhone 16 Pro Max, वो आपने खरीद लिया, बहुत अच्छी उसकी बॉडी वगैरह सब कुछ है, फ़ोन कैमरा सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसके अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। उसको जो सिस्टम रन करता है वो सॉफ्टवेयर इसमें करप्ट हो रखा है, उसके अंदर कोई ऐप नहीं हो, किसी काम का है क्या? वो एक डब्बे के समान है। किसके समान? एक डब्बे के समान। वैसे ही वैसे आपके पास बहुत ही अच्छा कंप्यूटर है, बहुत ही अच्छी एलईडी स्क्रीन है, बहुत अच्छा सीपीयू प्रोसेसर वाला अच्छा है, कीबोर्ड अच्छा वाला है, माउस अच्छा वाला, लेकिन उस सीपीयू के अंदर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही नहीं है, जो सिस्टम को रन करता है वो है ही नहीं। सिस्टम सॉफ्टवेयर तो है, लेकिन जो हमारे उपयोगी ऐप है वो उसके अंदर ऐप ही नहीं है, तो एक डब्बे के समान होगा। क्या होगा? एक डब्बे के समान। तो मतलब सॉफ्टवेयर जो है बिना हार्डवेयर के काम, मतलब हार्डवेयर है जो बिना सॉफ्टवेयर के काम नहीं करता है। हार्डवेयर है तो सॉफ्टवेयर होना कंपल्सरी है, तभी वो काम के, वरना किसी काम के नहीं। सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हार्डवेयर की आवश्यकता होती है, ये भी चीज़ जरूरी है सर। ऐप है, उन ऐप को चलाने के लिए तो हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी, कीबोर्ड जरूरी होगा, माउस जरूरी होगा, उसके बिना आप काम कैसे करोगे?
तो सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए भी क्या चाहिए, हार्डवेयर। तो मतलब ये दोनों तो कंपल्सरी है, चाहे सॉफ्टवेयर हो चाहे आपके हार्डवेयर हो, इनके बिना आपका कंप्यूटर पूरा बन ही नहीं सकता। इनके बिना आपका कंप्यूटर क्या रहेगा, अधूरा रहेगा, एक डब्बे के समान रहेगा जो किसी काम का नहीं होता है। सॉफ्टवेयर है तो हार्डवेयर जरूरी है, हार्डवेयर है तो सॉफ्टवेयर, दोनों चीजें क्या है, जरूरी है। अब इसी हार्डवेयर को 5 भागों में बांटा गया है। एक होता है इनपुट डिवाइस, एक होता है आउटपुट डिवाइस, एक होता है सीपीयू, एक होता है स्टोरेज डिवाइस, एक होता है पेरिफेरल डिवाइस। सर हमने तो इनपुट आउटपुट तो सुना है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट तो सुना है, चलो ये भी हम बात कर लेते हैं। सीपीयू भी होता है, लेकिन स्टोरेज डिवाइस, सीपीयू के अंदर जो एसएसडी वगैरह होती है, हार्ड डिस्क वगैरह वो होती है, ये पेरिफेरल डिवाइस क्या है, जो कंप्यूटर में अन्य रूप से अतिरिक्त कार्य के लिए जोड़े जाते हैं, जैसे कि पेन ड्राइव हो गया, जैसे कि सीडी हो गया, जैसे डीवीडी हो गया, है तो वही कंप्यूटर के भाग ही, है तो वही कंप्यूटर के भाग, उनमें भी स्टोरेज होता है। तो हार्डवेयर के मुख्य 5 प्रकार होते हैं, एक होता है इनपुट, आउटपुट, सीपीयू, स्टोरेज डिवाइस और पेरिफेरल डिवाइस। लेकिन मुख्य जो 2 पार्ट है उनके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। हाँ, इनपुट क्या होता है, कंप्यूटर में डाटा इंसर्ट करने के लिए, और आउटपुट होता है प्रोसेस किए गए डाटा को उपभोक्ताओं तक दिखाने के लिए। इनपुट मतलब अंदर कोई चीज क्या करना है, इंसर्ट करना, डाटा इंसर्ट करना या डाटा डालना, और जिसके माध्यम से डाटा डालते हैं, निर्देश देते हैं, वो जो उपकरण होंगे, क्या होंगे, जो उपकरण होंगे वो होंगे इनपुट डिवाइस। क्या होंगे, इनपुट डिवाइस। और जिनके माध्यम से दिए गए निर्देश या दिए गए जो भी कमांड हमें दिखाई देता है कि सर मैंने टाइप तो कर दिया, वो जिसमें शो हो रहा है, जिसमें दिखाई दे रहा है, वो होगा आपके आउटपुट डिवाइस। क्या होगा मेरे मित्रों, आउटपुट डिवाइस। तो मतलब लिखा ना, प्रोसेस किए गए डाटा को उपयोगकर्ता को दिखाने के लिए उपयोग होता है, दिए गए परिणामों को देखना। इनपुट डिवाइस के माध्यम से जो परिणाम दिए गए उनको देखना होगा आउटपुट डिवाइस में। किसमें होगा, आउटपुट। आप कीबोर्ड से टाइपिंग तो कर रहे हो, माउस आप क्लिक करो, लेकिन जो जिस पे शो हो रहा है उस मॉनिटर पर वो काम आ रहा है। आप मॉनिटर पर मूवी देख रहे हो, लेकिन उसकी वॉइस चाहिए आपको, तो उसके लिए क्या जरूरी है, स्पीकर जरूरी है। तो जो उसका आउटपुट होता है वॉइस का, वो किससे आ रहा है, स्पीकर से आ रहा है। जो स्क्रीन दिखाई दे रही है, किस पे दिखाई दे रही है, मॉनिटर पर दिखाई दे रही है। तो ये दोनों डिवाइस किसके भाग है, अपने हार्डवेयर के भाग है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। फिर होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर में डाटा प्रोसेस करने वाला, जैसे हमारा दिमाग होता है प्रोसेस करने वाले सारी चीजें प्रोसेस करता है, वैसे ही वैसे कंप्यूटर का डाटा कौन सा ऐप कहाँ पर रहेगी, किस ऐप की कितनी साइज है, कैसे वर्किंग करेगा, वो ये देखेगा। कौन देखेगा, सीपीयू, उसको हम टच कर सकते हैं, इसलिए आउटपुट के अंदर है। फिर हम बात करेंगे स्टोरेज डिवाइस की, जो सीपीयू के अंदर होते हैं। हार्ड डिस्क हो गया, एसडीडी हो गया, आपके एसएसडी हो गया, आपके जो भी स्टोरेज जिसमें पेन ड्राइव, सीडी जो भी हो गए उसके अंदर आएंगे डाटा को स्टोर करने के लिए। फिर एक होता है आपके पेरिफेरल डिवाइस, मतलब अतिरिक्त रूप से डाटा को स्टोर करने के लिए। अतिरिक्त रूप कैसा है कि यूएसबी पेन ड्राइव हो गया, आपके सीडी हो गया, आपके डीवीडी हो गया, इनके अंदर डाटा स्टोरेज होता है और अतिरिक्त अलग रूप से होता है। आप जब जिस भी फॉर्मेट में इसको इंसर्ट करोगे, जिस भी सीपीयू में इंसर्ट करोगे, जिस भी लैपटॉप में इंसर्ट करोगे, तो डाटा उसके अंदर चला जाएगा। ये तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के भाग हो गए। कौन से हो गए आपके ये, स्टोरेज डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट और इनपुट। अब हार्डवेयर की परिभाषा मुझे लगता है समझ में आ गई होगी आपको कि कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें यूजर देख सकता है, यूज कर सकता है और छू सकता है, वे सारे क्या होंगे, हार्डवेयर। और जस्ट इसका उल्टा, जिन्हें यूजर देख सकता है, यूज कर सकता है, लेकिन छू नहीं सकता, उसको आप टच नहीं कर सकते, वो होंगे आपके सॉफ्टवेयर। जिन्हें हम देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, लेकिन उनको छू नहीं सकते हैं, वो होंगे आपके सॉफ्टवेयर। उनके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे अभी, अब इसको ध्यान देना। अब हम बात करेंगे इनपुट डिवाइस की। मैंने अभी बताया कि इनपुट डिवाइस जिनके माध्यम से कंप्यूटर को कमांड दिया जाता है, मतलब निर्देश दिया जाते हैं जो आपने काम किए हैं। कौन कौन से, एक कीबोर्ड हो गया, हम पढ़ेंगे माउस हो जाएगा, हमारा लाइट पेन हो जाएगा, हमारा जॉयस्टिक हो जाएगा जो कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए काम आता है। अब ये सारे डिवाइस होते हैं। हम बात करेंगे पहले कीबोर्ड की। कीज के कारण बटन क्या होंगे, इस पे बटन, उसके कारण इसको पढ़ा कीबोर्ड। टेक्स्ट को टाइप करने के लिए कीबोर्ड का यूज होता है, और क्वार्टरली कीबोर्ड यूज होता है, सबसे ज्यादा उपयोग होता है। और इसमें फंक्शन कीज होती है F1 से लेके F12 तक, नंबर की, एरो की और आदि। अब देखो जैसे ये कीबोर्ड होता है, इस कीबोर्ड पर यहां से F1 से लेके F12 तक कीज होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं फंक्शन की। क्या बोलते हैं, फंक्शन कीज। कितनी होती है फंक्शन की, 12 होती है। कितनी फंक्शन की होती है, 12। उसके बाद यहाँ पर आपके अल्फाबेट्स लिखे होते हैं। क्या लिखे होते हैं, अल्फाबेट। यहाँ पर आपका स्पेस बार होता है, यहाँ पर क्या लिखे हुए, अल्फाबेट्स। और फिर यहाँ पर आपका होता है नंबरिकल, यहाँ से 1 2 3 से लेके आपके पूरे 9 तक ये न्यूमरिक वगैरह लिखा होता है। फिर आपके होते हैं यहाँ पर एरो, नेविगेशन की। क्या होते हैं, नेविगेशन की।
अप डाउन लेफ्ट राइट करने के लिए। फिर आपके यहाँ पर होते हैं होम कीज, फिर यहाँ पर 3 लाइट होती है सर, क्या होती है 3 लाइट। फिर यहाँ पर एक विंडोज होता है, फिर एक आपका कंट्रोल होता है CTRL, यहाँ पर एक आपके अल्ट होता है, यहाँ पर कैप्स लॉक होता है और शिफ्ट होता है। अब एक एक चीज ध्यान से सुनना, पहले हम बात करेंगे इन 3 लाइट्स की। इन 3 लाइट का कीबोर्ड में क्या यूज होता है। देखो 3 लाइट दी गई है कीबोर्ड के अंदर। जो फर्स्ट लाइट दी गई है वो दी गई नमलो की, किसकी दी गई है, नमलो की। जो न्यूमरिक चीज लिखी है, जो न्यूमरिक कीबोर्ड है, उसको अगर आपको उपयोग करना है, जैसे आप नमलो पर दबाओगे, जैसे ये लाइट ऑन होगी तब आप न्यूमरिकल टाइप कर सकते हो 1 2 3 4 5। अगर ये ऑफ होगी तो ये न्यूमरिकल की काम करेगी नेविगेशन का। किसका काम करेगी, नेविगेशन। नेविगेशन अप डाउन लेफ्ट राइट, किसका काम करेगी, नेविगेशन का। तो फर्स्ट जो लाइट होगी आपकी नमलोक की होगी, सेकंड लाइट होगी आपके कैप्स लॉक की, किसकी होगी, कैप्स लॉक। अब कैप्स लॉक क्या होता है, कंप्यूटर में जो यहाँ पर आपके अल्फाबेट्स दिए गए हैं वो सारे स्मॉल लेटर के अंदर है, किसके अंदर है, स्मॉल लेटर के अंदर। अगर उनको कैपिटल में लिखना है, मैं चाहता हूँ सर मैं जो भी टाइपिंग करूँ कैपिटल में हो, तो मैं इसको जैसे कैप्स लॉक को ऑन करूंगा, जो यहाँ पर दिया जाता है शिफ्ट के ऊपर, जैसे इसको ऑन करूंगा तो ये सारी चीजें किसमें हो जाएगी, कैपिटल के अंदर। किसके अंदर हो जाएगी, कैपिटल के अंदर। जो सेकंड वाली लाइट होती है वो कैप्स लॉक की होती है, किसकी होती है, कैप्स लॉक की। 2 लाइट क्लियर हो गई अपने, क्लियर, ओके। फिर थर्ड लाइट ये आपकी होती है स्कॉलर लॉक की, किसकी होती है, स्कॉलर लॉक की। अब ये क्या होता है मेरे मित्रों, स्कॉलर लॉक क्या होता है, जैसे कि कीबोर्ड, जैसे हमारा माउस होता है, स्क्रॉल करने के लिए उसके ऊपर एक बटन आता है, एक छोटी सी बॉल होती है, उसको हम बात करेंगे कैसे होती है। उस बॉल से क्या होता है, हम ऊपर नीचे कर सकते हैं किसी भी PDF को, किसी भी डॉक्यूमेंट को। जब माउस नहीं था, माउस का आविष्कार नहीं किया हुआ था, जब माउस से स्क्रॉल नहीं किया जा रहा था, फिर कीबोर्ड के अंदर उसका उपयोग करते थे, तो स्क्रॉलर लॉक, उसको जैसे आप ऑन करोगे तो अप डाउन लेफ्ट राइट उसको आप स्क्रॉल कर सकते हो, क्या कर सकते हो, स्क्रॉल ऊपर नीचे कर सकते हो, किसके माध्यम से, स्क्रॉलर लॉक के माध्यम से। ये तीनों लाइटें क्लियर हो गई, फंक्शन क्लियर हो गई, F1 से लेके F12 तक। अब इनका पूरा उपयोग सीखेंगे, इनका क्या काम है। ये आपके अल्फाबेट्स हो गए, ये आपकी न्यूमरिक की हो गई, फिर कंट्रोल की हो गई, शॉर्टकट की के साथ उपयोग होने वाले अन्य की, अल्ट हो जाएगी, शिफ्ट, किसी भी स्मॉल लेटर को एक अकेले को अगर कैपिटल के साथ लिखना है तो शिफ्ट के साथ उसे प्रेस कर सकते हैं, और शॉर्टकट की में उपयोग होती है। फिर यहाँ पर आपकी होती है विंडोज, क्या होती है, विंडोज मतलब होम की, जिससे आप कोई भी ऑप्शन ऑन कर सकते हो। ये हो गया आपके कीबोर्ड का काम पूरा। अब ये कीबोर्ड बनाया किसने था, क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने। पूछ भी लें कि कीबोर्ड का आविष्कारक कौन है, क्रिस्टोफर लेथम सोल्स। कब बनाया गया था, 1868 के अंदर। कब बनाया गया था मेरे मित्रों, 1868 के अंदर क्रिस्टोफर ने ये आपने कीबोर्ड बनाया। इसे क्रिस्टोफर कीबोर्ड उसी के नाम पर रखा गया, देख सकते हो। और मैंने पूरा कीबोर्ड का एक बार बता दिया कैसा कीबोर्ड होता है, आपने देखा होगा कई बार कीबोर्ड को, लेकिन कैसे वर्किंग होती है मेन तो देखो, बाकी वाला आप अक्सर सीख सकते हो, लेकिन ये 3 लाइटें दिमाग में आते हैं, ये लाइटें किसकी है सर, लाइटें किस चीज़ की है, क्यों लगेगी, कैसे लगेगी, इस ऑफिस के लिए नहीं, ये अलग अलग उपयोग के लिए तीनों मैंने आपको बता दी, उनको आप अच्छे से एक बार याद कर लेना, ठीक है मेरे मित्रों। अब ये जो चीजें हैं आपसे एग्जाम में पूछेंगे, क्या पूछेंगे कि कीबोर्ड का आविष्कारक कौन है, कीबोर्ड का आविष्कार क्यों कब किया गया, और इसका मेन काम क्या होता है। इसका मेन काम होता है टेक्स्ट को टाइप करना, टेक्स्ट को क्या करना, टाइप करना। अब इन फंक्शन कीज की बात करते हैं कि F1 से लेके F12 तक जो फंक्शन कीज होती है इनका क्या काम होता है। बाकी वाले कीज का उपयोग कर सकते हैं आराम से, फंक्शन की का क्या काम होता है, तो एक बार ध्यान से इधर को देखना है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। F1 से लेके F12 तक की कीज है उनका उपयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही उपयोगी काम है आपका ये, किसका, फंक्शन की का। हर बार एक क्वेश्चन फंक्शन की से रिलेटेड पूछा जाता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कंप्यूटर में अगर आपको पूछ रहा है तो फंक्शन की से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आप जरूर पूछेंगे। अब क्या पूछेंगे कि F1 का यूज क्या होता है, कि F1 का यूज होता है सर हेल्प मेन्यू खोलने के लिए। आप किसी भी सॉफ्टवेयर में वर्क कर रहे हो, आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, जैसे आप F1 प्रेस करोगे तो आपके सामने हेल्प बॉक्स ओपन हो जाएगा, जो चीज समझ में नहीं आ रही वो टाइप करो, आपके पास उसको पूरा बता देगा कि इस चीज का ये सोल्यूशन होगा। फिर बात आती है F2 का, ये किसी भी फोल्डर का रीनेम करने के लिए, जो आपने फोल्डर बनाया उस फोल्डर का रीनेम मतलब नाम चेंज करना है तो F2 का यूज करो। फिर F3 किसी भी फोल्डर या फाइल को सर्च करने के लिए, आप फाइल मैनेजर ओपन कर रहे हो, उस फाइल मैनेजर में आपको कोई फोल्डर नहीं मिल रहा है, अगर सर्च करना है तो आप F3 जैसे ही प्रेस करोगे तो आपके पास एक सर्च मेन्यू ओपन हो जाएगा, जिसके माध्यम से आप कोई भी फाइल या फोल्डर को ढूंढ सकते हो। फिर एक आता है F4 जो अल्ट के साथ यूज होता है, मैंने अभी बताया था एक अतिरिक्त की होती है कंट्रोल के साथ, वैसे कैसे अल्ट होती है, अल्ट प्लस F4 जिससे किसी भी प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं या विंडोज को भी बंद कर सकते हैं। अगर आप कोई प्रोग्राम रन कर रहे हो, मैंने कहा आप MS वर्ड रन कर रहे हो, MS वर्ड में आप कोई काम कर रहे हो और उससे आपको बाहर निकलना है तो आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा, अल्ट प्लस F4। क्या प्रेस करना पड़ेगा, अल्ट प्लस F4, जिससे आप प्रोग्राम से बाहर आ सकते हो।
आपको कोई काम चल रहा है तो आपको डिलीट करना प्रोग्राम, तो अल्ट प्लस F4 से आप बाहर आ सकते हो। फिर काम होता है F5 का। F5 के दो काम है, एक तो रिफ्रेश का, एक जब हम पढ़ेंगे MS पावर पॉइंट, उसके अंदर जो स्लाइड शो होगा, जो आपने स्लाइड बनाई होगी, जो आपने PPT फाइल बनाई होगी, उसको जब शो करना पड़ेगा, उसकी जो शॉर्टकट की होगी वो होगी F5। दो काम होते हैं, एक तो रिफ्रेश करना, जैसे आप माउस का लेफ्ट क्लिक करके रिफ्रेश करते हो, एक होगा आपके F5 जिससे भी आप क्या कर सकते हो, रिफ्रेश कर सकते हो। और सेकंड काम क्या होगा कि आप स्लाइड शो कर सकते हो, जो आपने प्रेजेंटेशन फाइल बनी है उसको क्या कर सकते हो, शो कर सकते हो, रन कर सकते हो, वीडियो की तरह आप उसको देख सकते हो। फिर था F6, वेब ब्राउजर में एड्रेस बार को हाईलाइट करना, जो एड्रेस होगा उसको क्या करेगा, हाईलाइट करेगा। ये कौन सी साइट है उसका, www.com indiapost.gov.in है, उसकी जो एड्रेस है साइट का, उसको क्या करेगा, हाईलाइट करेगा। फिर F7 काम होता है MS वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। F7 का काम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप MS वर्ड में वर्किंग कर रहे हो, जब एक आती है रेड लाइन आती है, क्या आती है, रेड लाइन, एक आती है ग्रीन लाइन। ये समस्या आपके पास सामने बहुत बार आई होगी, क्या सर मैं MS वर्ड में टाइपिंग कर रहा हूँ, मैंने स्पेलिंग भी सही लिखी है, फिर भी रेड लाइन क्यों आ रही है। रेड मतलब लाल, मतलब खतरा, क्या होता है, खतरा। लेकिन एक खतरा नहीं है, एक बता रहा है कि आपने स्पेलिंग गलत लिखी। क्यों कि कंप्यूटर वही लैंग्वेज या वही स्पेलिंग डिकोड करेगा जो इसकी डिक्शनरी में है। क्या सर मेरे डिक्शनरी में ऐसा शब्द नहीं, लेकिन इसकी डिक्शनरी में कुछ शब्द नहीं होते, इसके सिक्कर वो क्या कहता है, रेड लाइट देता है, क्या देता है, रेड लाइट। और ग्रीन लाइट क्यों देता है, जो शब्द गलत होंगे, जो स्पेलिंग गलत होगी, उसके नीचे आएगी रेड लाइट। और ग्रीन लाइन जिसमें ग्रामर संबंधित कुछ त्रुटियां हैं, ग्रामर संबंधित कुछ गलतियां हैं, उनको दर्शाने के लिए आती है ग्रीन लाइन। अब इनको सुधारा कैसे जाए सर, इनको सही कैसे किया जाए, उसके लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा F7। क्या प्रेस करना पड़ेगा, F7, जिसके माध्यम से आप जो रेड लाइन और ग्रीन लाइन आ रही है, जो ग्रामर संबंधित और स्पेलिंग संबंधित जो गलतियां आ रही है, उनको आप सुधार सकते हो। ठीक है मित्रों, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छे से इसको पढ़ना। फिर आप क्या आता है F8, विंडोज में सेफ मोड को बूट करने के लिए, कंप्यूटर में स्टार्टअप मेन्यू खोलने के लिए। अभी कैसा होता है स्टार्टअप मेन्यू, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो, स्टार्टअप मेन्यू जहाँ पर ये साइड लिखा होता है बायोस सेटिंग, जहाँ पर आपकी पूरी चीज़ें दी गई हैं, फॉर्मेट करना है, कौन कौन से इसके अंदर बायोस है, कौन कौन सा सेटअप है, तो वो आप F8 प्रेस करोगे तो आपके सामने किसी किसी में F12 भी होता है, किसी में F11 भी होता है, किसी में F8 भी होता है। तो ज़्यादातर F8 का यूज़ होता है किसके अंदर, आप बायोस सेटिंग ऑन करने के लिए। फिर आता है F9, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में ईमेल भेजने और रिसीव करने के लिए, और कंप्यूटर लैपटॉप में ब्राइटनेस या ऑडियो सेटिंग बदलने के लिए। आजकल जो लैपटॉप आते हैं उसके अंदर ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने का ऑप्शन आता है, कि आप इसकी ब्राइटनेस कम भी कर सकते हो और ज़्यादा भी कर सकते हो, उसके लिए काम आएगा आपके F9। और विंडोज़ आउटलुक, जैसे अपने ईमेल जीमेल होता है, उसमें ये विंडोज़ अपने माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक होता है, जिसके अंदर आप जीमेल को रिसीव कर सकते हो और भेज सकते हो। क्या कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो और भेज सकते हो। फिर आपका F10, मेन्यू बार खोलने के लिए, किसका, विंडोज़ का। विंडोज़ में क्या क्या मेन्यू, क्या क्या चीज़ें हैं वो खोलने के लिए कौन, F10 काम आएगा। फिर F11, वेब ब्राउजर में फुल स्क्रीन मोड ऑन करने के लिए। आप चाहते हो सर में कोई भी, जैसे कि आप एक MS पेंट में वर्किंग कर रहे हो और आपको फोटो पूरी देखनी, फुल स्क्रीन में देखनी है, तो आप क्या प्रेस करोगे, F11 प्रेस करोगे। क्या करोगे मित्रों, F11। लैपटॉप में वॉल्यूम और अन्य सेटिंग के लिए, हाँ कुछ लैपटॉप होते हैं जिसमें F11 का काम वॉल्यूम आप कम करना और ज़्यादा करना भी होता है, उसका हम उपयोग करेंगे। फिर F12, सेव एज, क्या काम आएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल को सेव एज करना। अब ये सेव एज क्या होता है और सेव क्या होता है मैं बता देता हूँ एक बार, 2 मिनट, थोड़ा सा हम टॉपिक से बाहर जा रहे हैं। एक होता है सेव और एक होता है सेव एज। इसकी शॉर्टकट की होती है F12 और इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+S। इसका मतलब होता है जो आपने नई फाइल बनाई है, न्यू फाइल बनाई है, उसको सेव करना नॉर्मल, ये इसका काम हो गया। चलो ठीक है यहाँ तक। क्या सर मैंने एक फाइल बनी, उसको मैंने सेव कर दिया, हो गया अपना सेव वाला ऑप्शन। फिर सेव एज क्या होता है, मतलब जो सेव की हुई फाइल होती है उसमें कुछ चेंजेस करके, क्या करके, चेंजेस करके उसका कर देना रीनेम। क्या कर देना, रीनेम। वो होता है आपके सेव एज होता है। क्या होता है, सेव एज। और उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, F12 होती है मित्र। क्या होती है, F12। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये जो सारी चीज़ें हैं आपके फंक्शन की रिलेटेड, एक एक चीज़ आपको याद करनी है। पटवारी एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो। मैं ये बोल रहा हूँ, अगर कंप्यूटर में ये शॉर्टकट की पूछ रहे तो F1 से लेकर F12 तक एक ही यूज़ होगा। चाहे पटवारी करो, चाहे फोर्थ ईयर करो, चाहे वीडियो करो, चाहे कांस्टेबल करो, कोई भी तैयारी कर रहे हो और कंप्यूटर सिलेबस में है तो ये फंक्शन की से रिलेटेड एक आधे क्वेश्चन आता ही आता है, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो आपको इनको अच्छे से पढ़ लेना। और इनके अलावा कोई यूज़ ही नहीं, इनके जो इन यूज़ हैं मुख्य वो मैंने बता दिए, कोई अदर यूज़ ही नहीं है। कितना पढ़ोगे, पढ़ने की जरूरत कहाँ है, सीधा लिखा हुआ सिंपल लिखा उसको याद कर लो, बस बात खत्म। रटने की जरूरत कहाँ, सीधा लिखा उसको देखो,
F1 का क्या यूज़ है, F12 का क्या यूज़ है, F3 का क्या यूज़ है, F5 का क्या यूज़ है, आराम से देख सकते हो। ठीक है ना, आगे चलते हैं। फिर बात आती है कीबोर्ड के बाद माउस की। अब माउस मतलब चूहा यही होता है सर, हमारा डिवीजन ऊंदरा क्या है, क्या कहा जाता है जैसे ऊंदरा, चूहा। अब इसी के आकार से होने के कारण इसको माउस कहा गया। अब इसमें क्या होता है, एक होते हैं 2 कीज होते हैं और एक होती है स्क्रॉलर लॉक, टोटल 3 बटन होते हैं, लेफ्ट और राइट क्लिक। अब कर्सर को नियंत्रण करने के लिए लेफ्ट बटन और राइट क्लिक और स्क्रॉल भी 3 होते हैं। इसके आविष्कारक डगलस एल्बर्ट है। और कब किया था, 1960 के अंदर। कब किया था, 1960 के अंदर। ये जो फाइल को स्क्रॉल करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए और सिस्टम ऑन करने के लिए, सॉफ्टवेयर ऑन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, माउस का उपयोग किया जाता है। और ये कौन सा डिवाइस है आपके, इनपुट डिवाइस। अभी हम इनपुट डिवाइस पर भटकना मत, ठीक है ना। फिर एक आता है स्कैनर, कागज पर लिखी गई जानकारी को डिजिटल रूप में बदलना। कागज पर रखी गई जानकारी को क्या करना, डिजिटल रूप में बदलना। कोई आपकी फोटो है उसको स्कैन करना है, डिजिटल रूप में तैयार करना है, उसकी जेपीजी बनानी है, उसकी इमेज बनानी है, तो आप स्कैनर के माध्यम से बना सकते हो। ठीक है ना। फिर एक आता है माइक्रोफोन। क्या आता है, ऑडियो इनपुट देने के लिए उपयोग, वॉइस कमांड, रिकॉर्डिंग और वीडियो कॉलिंग के लिए। ये देखे मैं लगा हुआ है, आहूजा का लगा हुआ माइक्रोफोन। इसके माध्यम से मेरे कैमरे के अंदर ऑडियो जा रही है, इंसर्ट हो रही है, जो मैं बोल रहा हूँ उनके अंदर इंसर्ट हो रही है, तो अपना आ गया माइक्रोफोन। क्या गया, माइक्रोफोन। क्या हो गया, माइक्रोफोन। ये सारे होंगे इनपुट डिवाइस। कौन से होंगे, इनपुट डिवाइस। इनके बाद में एक आता है आपके वेब कैम, वीडियो इनपुट देने के लिए उपयोग, वीडियो कॉल और लाइव स्ट्रीमिंग। जैसे कैमरा होता है, वेब कैम, उस मॉनिटर पर आपने लगा दिया, आप कोई वीडियो इनपुट, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो उसके सामने बैठ के, या कोई मीटिंग कर रहे हो, तो उसके किसके माध्यम से करोगे, वेब कैम के माध्यम से। आपका चेहरा किसके माध्यम से दिखेगा, वेब कैम के माध्यम से। एक मैंने देखा था जॉयस्टिक, जे आकार का, अपने 4 व्हीलर जो कार होती है, बाइक जो 4 व्हीलर जो गाड़ी होती है उसके अंदर गेयर होता है, 1 2 3 4 ऐसे करने के लिए। वैसे वैसे जॉयस्टिक होता है, गेम खेलेंगे लेफ्ट राइट अप डाउन करने के लिए क्या यूज होता है, जॉयस्टिक का यूज होता है। गेमिंग के लिए उपयोग किया जाता है विशेष रूप से उड़ान, स्ट्रीट और रेसिंग के गेम्स में, कार वाले गेम में, फ्लाइट वाले गेम में इसका उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है, जॉयस्टिक का। जॉयस्टिक क्या काम आएगा, गेम खेलने के लिए। और कौन सा डिवाइस है आपका, ये इनपुट डिवाइस है। क्या है, इनपुट डिवाइस। ये वो निर्देश दे रहा है कि लेफ्ट में जाओ, राइट में जाओ, अप जाओ, डाउन जाओ, ये भी क्या दे रहा है, निर्देश दे रहा है। तो कौन, जॉयस्टिक निर्देश दे रहा है। उसके बाद में हम बात करेंगे आउटपुट डिवाइस की। अब सर निर्देश देने तो जो मैंने दे दिए, टाइप करना जो मैंने टाइप कर दिया, कीबोर्ड से टाइप कर दिया, क्लिक करना था माउस से क्लिक कर दिया, वीडियो रिकॉर्ड करना है वेब कैम से कर दिया, ऑडियो माइक्रोफोन से कर दिया, गेम भी खेल लिया। अब ये सारी चीज़ें दिखेगी किस में, वो दिखेगी आउटपुट डिवाइस में। किसमें दिखेगी मित्रों, आउटपुट डिवाइस में। आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए डाटा को दर्शाता है। जो मतलब इनपुट डिवाइस के थ्रू जो डाटा दिया जाएगा, उनका जो परिणाम दिया जाएगा, इनके थ्रू दिया जाएगा, आउटपुट डिवाइस दिया जाएगा। और जो प्राथमिक डिवाइस होगा आउटपुट होगा आपके मॉनिटर। क्या होगा, मॉनिटर। सबसे पहले जो आप डाटा इंसर्ट करोगे, जो आप क्लिक करोगे, वो किस में दिखाई देगा, मॉनिटर में दिखाई देगा मेरे मित्रों। किस में दिखाई देगा, मॉनिटर में। स्क्रीन पर टेक्स्ट और ग्राफिक्स दिखाने के लिए काम होता है, और मॉनिटर के प्रकार, यही काम होता है मॉनिटर का, स्क्रीन का। स्क्रीन में क्या दिखाता है, टेक्स्ट को दिखाने के लिए ग्राफिक्स। अब ये प्रकार एक CRT मॉनिटर, पुराने जमाने के डब्बे, इतने बड़े बड़े डब्बे होते थे। एक आजकल आते हैं LED LCD के, और एक टच स्क्रीन आ गया सर, अपने टेबलेट हो गया, अपना मोबाइल फ़ोन हो गया, चाहे अपने स्मार्टफोन है, ये टैबलेट से सारे हो गए टच। आजकल टच स्क्रीन में लैपटॉप भी आने लग गए, जिनको आप एज उसके कीबोर्ड और उस लैपटॉप को दोनों को अलग कर सकते हो। वो भी किसके प्रकार है, मॉनिटर। क्योंकि उसमें क्या दिखाई दे रहा है, हमारा आउटपुट दिखाई दे रहा है। जिस सिस्टम में क्या दिखा रहा है, दे रहा आउटपुट। और CRT पुराने जमाने वाले डब्बे, इतने भारी भारी और बड़े बड़े, ठीक है ना, उनका परिवर्तन होता गया और CRT LED और LCD बनती है। हम इनको देखेंगे अच्छे से। CRT LED ये क्या होता है, मॉनिटर के प्रकार। समय के साथ साथ मॉनिटर में कई प्रकार विकसित हुए, और इनका वर्गीकरण इस प्रकार है। फर्स्ट प्रकार है टेक्नोलॉजी के आधार पर। अब मेरी बात सुनो मेरे मित्रों, टेक्नोलॉजी क्या होती है, टेक्नोलॉजी होती है तकनीक। तकनीक मतलब तैयार किया हुआ, जो चीज़ तैयार की हुई है, उस तैयार की हुई चीज़ में हम वर्जन कर, संशोधन कर सकते हैं, बदल सकते हैं, तो वो की वो चीज़ टेक्नोलॉजी के आधार पर चीज़ बनी, उसमें बदलाव करते गए, नई नई चीज़ें बनाते गए। फर्स्ट आया था CRT वाला, कैथोड मॉनिटर। पुराने समय उपयोग किया जाता था, आकार बड़े भारी, मैंने बताया, बिजली ज़्यादा खाते थे, और क्वालिटी कम, बिल्कुल लो क्वालिटी। भाई इतने बड़े कहाँ ले जाए उनको, जगह भी ज़्यादा, और लाइट तो पूछो ही मौत, इतनी खपत करते थे। फिर आए LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। CRT की तुलना में हल्का और पतला, कम बिजली की खपत, लैपटॉप और डेस्कटॉप में उसका उपयोग किया जाता है। छोटी स्क्रीन, बहुत ही पतली स्क्रीन, बहुत ही कम जगह, और लाइट भी कम, और क्वालिटी भी अच्छी। किसके अंदर, LED के अंदर। फिर आया और LCD के अंदर, फिर LED, लाइट इमिटिंग डियोड मॉनिटर। LCD से अधिक उन्नत और अच्छी गुणवत्ता वाला, ऊर्जा की खपत कम, और कलर और ब्राइटनेस बहुत बेहतर।
A1 हाई क्वालिटी में सर, कैसी क्वालिटी? A1 हाई क्वालिटी किसकी थी? एलईडी की थी। एलसीडी से भी एलईडी की क्वालिटी क्या थी? बेहतरीन थी, और थोड़े उससे भी हल्के और कम बिजली, कम वोल्टेज के। एक तो सीआरटी इतना बड़ा डब्बा, फिर है आपके एलसीडी, फिर है आपके एलईडी, मतलब इनमें बदलाव होते गए टेक्नोलॉजी में। किसमें बदलाव होता है? टेक्नोलॉजी में। और ये इनके मेन उपयोग। अब आपसे पूछेंगे इनकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, सीआरटी की फुल फॉर्म क्या होती है, एलसीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, और एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है। उसके बाद में हम बात करेंगे OLED मॉनिटर, मतलब ऑरेंज लाइट इमिटिंग डियोड मॉनिटर। सबसे एडवांस तकनीक वाले मॉनिटर, बहुत ही पतला और हल्का, महंगा होता है, लेकिन अधिकतर स्मार्ट टीवी और हाई एडवांस डिवाइस में उपयोग होता है। आजकल से एडवांस टीवी आती है वॉल में लगने वाली, कितनी पतली पतली होती है बिल्कुल, मतलब पता ही नहीं चलता वायर है या नहीं है उसके अंदर। वायर के जितनी मतलब मेरा पेन इसके आकार की टीवी आती है आजकल इतनी। अब वो होते OLED वाला, कौन सा इसमें इतने पतले और इतनी बेहतरीन क्वालिटी 8K 4K के अंदर, और लेकिन वो महंगे होते हैं, और वो ज़्यादातर अपने स्मार्ट टीवी और हाई एडवांस वाले डिवाइस होते हैं। कैसे? कैमरा मैन यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। और जब सैमसंग वगैरह आजकल टीवी ना, तो बहुत भी पतली पतली हाई एडवांस टीवी उसके अंदर आती है, इस मॉनिटर के अंदर आती है। फिर हम बात करेंगे रंग और आधार के, रंग और प्रदर्शन के आधार पर मॉनिटर। मोनोक्रोम मॉनिटर केवल एक ही रंग में, या तो ब्लैक या व्हाइट या ग्रीन, 3 कलर है, या ब्लैक या व्हाइट या ग्रीन में डिस्प्ले करता है, और पुराने कंप्यूटर में उपयोग होता था। जब पुराने कंप्यूटर बने गए थे, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में पढ़ा था, अलग अलग कंप्यूटर पढ़े थे। अब उन पुराने कंप्यूटर में मोनोक्रोम कंप्यूटर जो स्क्रीन होती है, या तो ब्लैक दिखाई देगा, या सिर्फ व्हाइट दिखाई देगा, या ग्रीन दिखाई देगा। फिर है ग्रे स्केल मॉनिटर, ब्लैक और व्हाइट दोनों शेड्स दिखाई देने के लिए। अब इनका उपयोग MRI और एक्सरे करने में किया जाता है। एक्सरे करते तो ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देती है, MRI में ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देती है। इनका उपयोग बहुत ज़्यादा कहाँ किया जाता है? मेडिकल फील्ड में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? मेडिकल फील्ड, क्योंकि इनको 2 कलर दिखाई देती है, या तो व्हाइट दिखाई देगा या ब्लैक दिखाई देगा। उसके बाद में आते हैं कलर मॉनिटर। अपने देख लो अभी जो यूज़ कर रहे हैं हम कलर मॉनिटर, जैसे बहुत सारे कलर होंगे और आधुनिक कंप्यूटर में प्रयुक्त होंगे। अब कोई मूवीज़ देख लो, मूवी में कलरिंग ही पूरी नहीं आ रही है, ब्लैक एंड व्हाइट की मूवी का जमाना गया है, राजा हरिश्चंद्र वाली। अब तो सिकंदर चल रही है, उसको मूवी को देखो आप। अब संभाजी चल रही है, संभा वाली, वो देखो आप। वो किस में देखो? हाई क्वालिटी HD कलर के अंदर, वो होंगे आपके कलर मॉनिटर के अंदर। अब ब्लैक एंड व्हाइट में मैं दिखाऊँ तो मूवी मजा आएगा? नहीं आएगा। HD क्वालिटी चाहिए और हाई क्वालिटी चाहिए, और सारे कलर दिखने चाहिए। किसके अंदर? कलर मॉनिटर के अंदर। ये होते हैं आपके आकार और रंग के आधार पर कंप्यूटर। किसके आधार पर होते हैं? आकार और रंग के आधार पर कंप्यूटर। उसके बाद में हम बात करेंगे कंप्यूटर के मॉनिटर के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। एक होता है स्क्रीन, जो हमें दिखाई देता है, जिसमें इमेज दिखाई देती है। एक होता है पावर बटन। क्या होता है? पावर बटन, जो चालू बंद करने के लिए होता है। एक होता है ब्राइटनेस कंट्रोल, जो उसको ब्राइटनेस को कंट्रोल करता है। एक होता है वीडियो केबल पोर्ट, VGA, HDMI, DA, और डिस्प्ले पोर्ट और USB-C पोर्ट। VGA केबल होती है एक आध वाली, एक होती है HDMI, एक होती है C टाइप की केबल, जिससे आप डिस्प्ले को आप क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो। क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो। फिर ये तो हो गया आपका फर्स्ट डिवाइस। कौन? हम बात करेंगे प्रिंटर की, सेकंड आउटपुट डिवाइस की। किसकी बात करेंगे? प्रिंटर के सेकंड आउटपुट डिवाइस की। डिजिटल डेटा को हार्ड कॉपी में बदलने के लिए, अब आपने स्कैनर से स्कैन तो कर दिया, अब उसकी फोटोकॉपी निकालनी है, तो वो कौन निकालेगा? अपना प्रिंटर निकालेगा। कौन निकालेगा? प्रिंटर। और ये भी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। इंकजेट प्रिंटर, रंगीन प्रिंटिंग के लिए। एक होता है लेजर प्रिंटर, तेज और स्पष्ट प्रिंटिंग के लिए। और एक होता है डॉट मैट्रिक प्रिंटर, पुराने जमाने वाले, जब भी पोस्ट ऑफिस में यूज होते हैं बहुत ज़्यादा। डॉट 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 एक प्रिंट करते हैं, डॉट डॉट को प्रिंट करते हैं। कैसे करते हैं? एक एक डॉट को प्रिंट करते हैं। एक होता है स्पीकर। क्या होता है? स्पीकर, ऑडियो आउटपुट देने के लिए। उपयोग म्यूजिक, वीडियो और अलर्ट साउंड। स्पीकर, कोई मूवी देख रहे हो, स्पीकर वॉइस चाहिए, तो कौन देंगे? वो स्पीकर देंगे। कौन देंगे? वॉइस स्पीकर देंगे। तो समझ में आ गया मित्रों प्रिंटर के बारे में। फिर हम बात करते हैं प्रोजेक्टर की। कंप्यूटर की स्क्रीन को बड़ी स्क्रीन दिखाई देने के लिए उपयोग मल्टी क्लासरूम के उपयोग में किया जाता है। मूवी थिएटर के अंदर मूवी देखने जा रहे हो, सबसे बड़ी इतनी बड़ी स्क्रीन थोड़ी है, वो पीछे प्रोजेक्ट लगा होता है, वो जैसी लाइटें बंद उसकी रोशनी आगे पड़ती है, हमें इतनी बड़ी दिखाई देती है। उसके अंदर अलग प्रकार के लेंस होते हैं। तो इसका मेन तो क्लासरूम में और मूवी थिएटर्स में किया जाता है। किसका? प्रोजेक्टर का। मतलब जो आपकी मॉनिटर की स्क्रीन होगी उससे ज़्यादा उसको वो बड़ी दिखाएगा। कौन दिखाएगा? प्रोजेक्ट। फिर अब इसके थर्ड पार्ट की बात करते हैं। देखो, इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, अब है CPU। किसका भाग है? हार्डवेयर के भाग है। इनपुट डिवाइस हो गए, आउटपुट हो गए, हम बात करते हैं CPU की। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सभी इनपुट प्रोसेस करता है और आउटपुट प्रोसेस देता है। इनपुट प्रोसेस जो भी सारे वो करेगा CPU, और आउटपुट प्रोसेस भी कौन देगा? यही देगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके कारण इसको कहा जाता है कंप्यूटर का मस्तिष्क, दिमाग। क्या कहा जाता है? दिमाग कहा जाता है। अब CPU में जो मुख्य घटक, मतलब मुख्य प्रकार, एक होता है ALU। हमने जब इससे पहले क्लास ली थी वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, जिसके अंदर मैंने पूरी चीज़ें बताई। ALU क्या होता है, कंट्रोल यूनिट क्या होती है, मेमोरी यूनिट क्या होती है, एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ा। तो आज वहाँ जाके आप उसके बारे में एक बार पूरा देख सकते हो।
ALU कैसे वर्किंग करेगा, जोड़ भागी गुणा भाग कैसे करेगा, कंट्रोल यूनिट ये कैसे वर्किंग करेगी, ऊपर इसमें दी गई है, और मेमोरी यूनिट इस रूप से कैसे डाटा स्टोर लगा रहे हैं। रोम इससे पहले वाली क्लास में मेमोरी के बारे में पूरा पढ़ा है, रैम रोम क्या होती है, हार्ड डिस्क क्या होती है, और कंट्रोल यूनिट के बारे में देख लिया पूरा, मतलब उसको कंट्रोल कर नियंत्रण करने वाली यूनिट जो पूरे इनपुट आउटपुट को नियंत्रण करेगी। ठीक है मित्रों, उसके बाद में हम बात करते हैं स्टोरेज डिवाइस की। 4 नंबर पर 3 हो गई, इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, और अपने CPU हो गया। अब हम बात करेंगे स्टोरेज की। किसकी बात करेंगे? स्टोरेज की। अभी तक हम सिर्फ हार्डवेयर की बात करें, सॉफ्टवेयर पे बिल्कुल नहीं गए। अब स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर में डाटा प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए किया जाता है। जो अभी आपने डाटा डाला है उसको स्टोर करना, संग्रहित तो करना पड़ेगा। आपने एक फाइल बनी है उसको स्टोर तो करना पड़ेगा कि हाँ आज मैंने ये फाइल बनाई है, मैंने ये मूवी डाउनलोड की है, मैंने ये गेम डाउनलोड किया, स्टोर जहाँ पर स्टोर रहेगा उसके लिए भी एक डिवाइस होंगे। अब उसके लिए क्या होता है आपके हार्ड डिस्क, SSD हार्ड डिस्क ड्राइव, स्थिर डाटा संग्रहण के लिए, और अधिक डाटा 512, 256, 1024, यहाँ तक 1 TB, कितनी भी आप चाहे जो उसकी TB MB GB के अंदर आप उसको स्टोर कर सकते हैं। फिर एक होता है SSD। क्या होती है SSD? तेज गति के कारण पढ़ने और लिखने के लिए, तेज गति के कारण पढ़ने और लिखने के लिए। एक होती है SSD जो हार्ड ड्राइव से महंगी होती है। किससे होती है? हार्ड डिस्क से महंगी होती है। फिर एक होता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी, इसके बारे में हमने कल बात की थी। और ये होती है अपनी स्टोरेज डिवाइस। क्या होती है? स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, उसके बाद में मित्रों बात करेंगे फ्लैश ड्राइव की, पेन ड्राइव। पोर्टेबल डिवाइस होता है। क्या होता है? एक तरह का पोर्टेबल डिवाइस, कहीं पर भी ले जा सकते हैं। एक होता है आपके मोबाइल फोन और कैमरा में उपयोग किया जाता है। कौन सा? मेमोरी कार्ड। कौन सा? मेमोरी कार्ड, मेमोरी चिप कार्ड होता है जो फोन में और आपके कैमरा में उपयोग किया जाता है। अब मैंने बात की थी, मैंने कहा इनपुट आउटपुट और आपके स्टोरेज और CPU आप सीख लोगे। एक पेरिफेरल डिवाइस, एक नया नाम आ गया। ये डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर के साथ अतिरिक्त कार्य करने के लिए जोड़े जाते हैं। USB ड्राइव डाटा ट्रांसफर करने के लिए, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क बैकअप के लिए, CD DVD डाटा स्टोर करने के लिए, ब्लूटूथ डिवाइस वायरलेस कनेक्शन के लिए, ब्लूटूथ या वाईफाई, ब्लूटूथ या वाईफाई। अब ये जो सारे डिवाइस हैं ये CPU के अंदर अतिरिक्त वर्ग मतलब अलग से काम करेंगे। बाई द चांस अगर हार्ड डिस्क उठ गई और उस हार्ड डिस्क का डाटा में स्टोर किया हुआ किस अलग ड्राइव में किया हुआ एक्सटर्नल में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें USB ड्राइव में डाटा डाला हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ब्लूटूथ के डिवाइस के साथ जुड़ा हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये जो सारे डिवाइस होंगे होंगे पेरिफेरल डिवाइस, और ये जो डिवाइस होंगे हार्डवेयर के भाग होंगे। किसके मित्रों भाग होंगे? हार्डवेयर के भाग होंगे। देखो एक बार वापस इस चार्ट को देख लो, ये वाला अपना चार्ट, ये वाला देखो एक बार। अब इसके अंदर मैंने बताया था इनपुट आउटपुट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, स्टोरेज डिवाइस और पेरिफेरल डिवाइस। ये जो चार्ट पांचों के पांचों डिवाइस किसके भाग है? हार्डवेयर के भाग है। किसके भाग है? हार्डवेयर। और इनको एक एक को हमने सरल भाषा में देख लिया। अब इसके बाद में सर हार्डवेयर तो हो गया, अब बात करो सॉफ्टवेयर की। हार्डवेयर के बारे में कब से बात कर ही रहे हो, अब बात करो आप सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? अब मैं बात करता हूं सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर मतलब जो सॉफ्ट होंगे, क्या होंगे? सॉफ्ट होंगे। मैंने परिभाषा बताई थी इसकी, कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें यूजर देख सकता है, यूज कर सकता है लेकिन छू नहीं सकता है। जैसे कि उदाहरण देखो, आपके पास बहुत अच्छा मोबाइल फोन है, ठीक है, उस मोबाइल फोन के अंदर आपके पास व्हाट्सएप है या इंस्टाग्राम है, आप उसको यूज कर रहे हो, आप उसको देख रहे हो, लेकिन क्या आप उस ऐप को फोन से बाहर निकाल के खेल सकते हो कि उससे हाथ से? क्या मैंने सर आज मन करा व्हाट्सएप को बाहर निकाला और उससे खेले खुद है उससे देर से उधर उधर से बॉल की तरह? नहीं कर सकते हो ना। जैसे करोगे तो सत्यानाश हो जाएगा, फोन का खत्म हो जाएगा। लेकिन वे बैटरी से अगर मन होगा कि बैटरी से खेलना है, इसकी किसी कंप्यूटर के पार्ट से खेलना तो खेल सकते हो, लेकिन सॉफ्टवेयर से नहीं खेल सकते, इनको छू ही नहीं सकते क्योंकि ये कंप्यूटर के अंदर होते हैं, ये फोन के अंदर होते हैं, उनके बिना वो किसी काम का नहीं। आप एक सीख सकते हो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एक क्लासरूम में जो टीचर और स्टूडेंट होते हैं उनकी तरह होते हैं। अगर एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम के अंदर सारे ऐप हैं, ऐप मतलब जो सॉफ्टवेयर हैं वो सारे बैठे हैं, लेकिन जब तक टीचर नहीं आएगा उनके रहने का कोई मतलब नहीं है। वो ऐसे फालतू बैठ रहेंगे, बातें करेंगे, मजे करेंगे, वो किसी काम के नहीं। जब तक उनका मेन सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं आएगा, उनको हैंडल करने वाला, उनको गाइड करने वाला, तो वो किसी काम के नहीं। तो मतलब सॉफ्टवेयर की भी दो पार्ट है, एप्लीकेशन और सिस्टम। एप्लीकेशन मतलब जितने भी ऐप हैं, हम आल से लोग बोलते हैं एप्लीकेशन को ऐप बोलते हैं कि प्ले स्टोर पर जाके वो ऐप डाउनलोड कर दो, वो पूरे एप्लीकेशन होता है। क्या होता है? एप्लीकेशन। मतलब एप्लीकेशन को रन करने के लिए, एप्लीकेशन को चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर की जरूरी है जो उसको ऑपरेट कर रहा है। जैसे कैसे आपके पास एक मोबाइल फोन है, मैंने माना कि आपके पास वीवो, ओप्पो या सैमसंग का मोबाइल फोन है, ठीक है। अब उस फोन को आप बंद कर रहे हो और वापस इसे चालू करोगे, उस पर लिखा होगा पावर बाय एंड्रॉइड। मतलब उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है?
एंड्रॉइड का। कौन सा है? एंड्रॉइड का। वैसे वैसे बाई द चांस पैसे आ गए आपके पास बहुत सारे और आपने आईफोन ले लिया, एंड्रॉइड से हटके क्या ले लिया आपने? आईफोन 16 प्रो मैक्स ले लिया। अब वो गलती से बंद हो गया, आपने जैसे उसको ऑन किया उसमें लिखा होगा iOS, जैसे आप ऑन करोगे लिखा होगा iOS, मतलब उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होगा? iOS होगा। कौन सा होगा मेरे मित्रों? iOS। तो ये होते हैं ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, उनको उपयोग करने वाले। फिर ये तो सॉफ्टवेयर के भाग हो गए जिनको हम छू नहीं सकते, बात खत्म। एक होता है एप्लीकेशन, एक होता है आपके सिस्टम या ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। अब कैसे होते हैं मैं बताता हूं इनको। सॉफ्टवेयर वह भाग या निर्देश समूह होता है जो कंप्यूटर को किसी विशेष कार्य करने के लिए अनुमति देता है और यह हार्डवेयर से मिलकर कार्य करता है। मैंने बताया था हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बिना अधूरा है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बिना अधूरा है, दोनों साथ होने जरूरी है। जैसे हमारी क्लास चल रही है तो टेक्निकल टीम के बिना अधूरी है, और मैं नहीं हूं तो टेक्निकल टीम मेरे बिना अधूरी है। दोनों चीजें पूरी नहीं हो सकती, एक दूसरे जब होंगे तो पूरी होगी। वैसे वैसे सॉफ्टवेयर जरूरी है और हार्डवेयर जरूरी है एक किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए। तो अब ये सॉफ्टवेयर होते हैं, इनके प्रकार। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, मैंने बताया आपको, उसके अंदर होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कंप्यूटर हार्डवेयर को उपयोगकर्ता के बीच इंटरफेरेंस पैदा करता है, प्रदान करता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो किसी विशेष कार्य करने के लिए अनुमति देता है। अब भाई आप इंस्टाग्राम पर रील्स के साथ साथ चैटिंग कर रहे हो, ठीक है ना, एक विशेष काम किया उसका, चैटिंग करना, रील्स देखना। आप व्हाट्सएप के ऊपर कॉलिंग कर सकते हो, वो इंस्टाग्राम पे ऊपर वही कर सकते हो, लेकिन व्हाट्सएप के ऊपर आप रील्स नहीं देख सकते हो, ये इसका विशेष काम नहीं है। जैसे जैसे आपके पास कैमरा होता है, उसका विशेष काम क्या होता है? फोटो क्लिक करना। वैसे वैसे सॉफ्टवेयर जो होते हैं विशेष काम के लिए डेवलप किए जाते हैं, एक जो पर्टिकुलर उनका वर्किंग होता है। जैसे आप कंप्यूटर के अंदर वर्किंग कर रहे हो, अकाउंटिंग का काम करो, टैली के अंदर ही काम होगा, MS वर्ड के अंदर पूरा वो काम नहीं होगा। आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो MS वर्ड के अंदर ही बनेंगे, एक्सेल के अंदर ही बनेंगे डॉक्यूमेंट, एक्सेल के अंदर सीट बनेगी। क्या बनेगी? सीट। मतलब इन तीनों के अलग अलग काम है। वैसे सॉफ्टवेयर एक विशेष काम के लिए बनाया जाता है, जो आपका काम उपयोगी होगा विशेष उसी काम के लिए सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। और उसमें सॉफ्टवेयर पहला प्रकार हम पढ़ेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर आता है आपके ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। कौन सा आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर। यह कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर और अन्य सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करता है। मैंने कहा ना, एप्लीकेशन है मतलब स्टूडेंट है, उसको नियंत्रण करना है तो चाहिए हमें टीचर। वो टीचर होगा हमारा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, जो उनको ऑपरेट करेगा। क्या करेगा मेरे मित्रों? ऑपरेट करेगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे, विंडोज हो गए, लिनक्स, मैकबुक हो गए, एंड्रॉइड और iOS। मैंने कहा था अभी विंडोज सबसे ज़्यादा यूज होता है, लिनक्स, मैकबुक, आईफोन वाला, एप्पल का लैपटॉप, फिर आ गए एंड्रॉइड नॉर्मल मोबाइल फोन, और अगर अपना आईफोन आ गया iOS, ठीक है ना, विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 11, बहुत सारे होते हैं ऐसे, ये अलग अलग इनके भाग दिए हैं, ठीक है ना, अलग इनके काम दिए। अब ये एंड्रॉइड का था, वीवो, सैमसंग, ओप्पो वगैरह इन फोन में काम होता है, दूसरे फोनों में वर्किंग नहीं होता है। आईफोन में अलग काम होता है पूरा, इनका मतलब उपयोग करने का सिस्टम पूरा चेंज होता है। जैसे विंडोज का अलग होता है और मैकबुक का अलग होता है, अलग काम करते हैं। तो मैंने कहा ना, सॉफ्टवेयर जो होते हैं विशेष काम के लिए, तो उनका जो काम होगा वही वो काम करेंगे। और उसके अंदर सबसे विशेष होगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके बेस पर आपकी हार्ड ड्राइव वर्क करेगी, जिसके बेस पर आपकी SSD वर्क करेगी, जिसके बेस पर आपका मॉनिटर वर्क करेगा कि वो सॉफ्टवेयर वर्किंग कैसे कर रहा है, उसका क्या काम है, वो होगा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर मेरे बाद इसके बाद मित्रों बात करते हैं कार्य की। कंप्यूटर के आधार पर CPU, रैम, रोम को प्रबंधित करना, उपभोक्ता और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस प्रदान करना, अन्य सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को नियंत्रण करना। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है जो अपने CPU और रैम रोम के बीच जो इंटरफेरेंस, मतलब उनके बीच जो कार्य करना, उनको आदान प्रदान करना, नियंत्रण करना। और अन्य जितने भी सिस्टम होते हैं, अन्य जितनी भी एप्लीकेशन होती है, उनको नियंत्रण करना कि तेरे इतनी लिमिटेशन है तो इतनी बिजली खाएगी, तेरे इतनी लिमिटेशन, तेरा इतने स्टोरेज होगा, वो कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर क्या होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये कंप्यूटर को प्रदर्शन और सुरक्षा बचाने के लिए करते हैं। एंटीवायरस क्या होता है? एंटीवायरस मुख्य रूप से एंटीवायरस विंडोज डिफेंडर, एडवांस क्विक हिडल, डिस्क क्लीनअप, एक होता है फाइल मैनेजर टूल्स, विनर और जिप फाइल होती है, और बैकअप सॉफ्टवेयर गूगल ड्राइव और वन ड्राइव। ये यूटिलिटी होते हैं जो कुछ इंटरनेट के साथ वर्किंग करते हैं, सारे के सारे इंटरनेट के साथ वर्किंग करते हैं। और आपके पास अच्छा सा PC और उस एंटीवायरस नहीं है, कोई आ गया वायरस तो फिर समस्या हो जाएगी ना, तो एंटीवायरस जरूरी है। डिस्क क्लीनअप, कचरा भरते जा रहे हो, कोई ना कोई कैश मेमोरी आ रही है, उसको हटाने के लिए चाहिए। जिप फाइल आ गया, आपको जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए सॉफ्टवेयर चाहिए। और फोन में स्टोरेज कम है तो गूगल ड्राइव में जाके आप डाटा स्टोर कर सकते हो। 15 GB तो फ्री होती है, बाकी वाले और जीमेल ID बना देंगे, और तो फिर क्या है, गूगल ड्राइव 15 GB तक तो फ्री होती है ना, तो बाकी वाले बाद में देखेंगे कितना डाटा हम स्टोर कर ही सकते हैं, इंपॉर्टेंट। अब ये होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्या होते हैं? यूटिलिटी, जिनका हम अपने विशेष प्रकार के लिए उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे इनके कार्य। वायरस और मेलवेयर से सुरक्षा प्रदान करता है, सिस्टम परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है, बैकअप को डाटा रिकवर करता है। वायरस वाले, एंटीवायरस वाले,
उसको रिकवर करने के लिए, और परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए विनर वगैरह हो गया। फिर बैकअप के लिए आपके गूगल ड्राइव और वन ड्राइव हो गया। ये हो गया आपके एक विशेष प्रकार की यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कौन से हो गए मेरे मित्रों? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। उसके बाद में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऐप। ये उपयोगकर्ताओं को विशिष्ट कार्य करने की सुविधा देता है। सामान्य उपयोग ऐप जैसे कि ऑफिस, MS ऑफिस, जिसके अंदर MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट होगा। MS वर्ड सिर्फ डॉक्यूमेंट बनाएगा, मैंने अभी कहा। MS एक्सेल सिर्फ सीट बनाएगा कैलकुलेशन वाली, और MS पावर पॉइंट बनाएगा PPT फाइल। तीनों काम को एक नहीं कर सकते, और एक काम तीनों नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है कि तीनों काम को एक नहीं कर सकते? मतलब ये जो काम को एक एप्लीकेशन नहीं करेगी, तीनों के अलग अलग काम है। जैसे रीजनिंग वाले सर रीजनिंग पढ़ाएंगे, मैथ वाले सर मैथ पढ़ाएंगे, कंप्यूटर वाले सर कंप्यूटर पढ़ाएंगे। तीनों एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते। एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा है मतलब नॉलेज कम है सब्जेक्ट का। फिर उसके साथ मीडिया प्लेयर, VLC मीडिया प्लेयर, विंडोज मीडिया प्लेयर। मीडिया अगर आप वीडियोस देख रहे हो किसके माध्यम से शो होगा वो VLC की तरफ, ये फ्री होते हैं। फिर होता है वेब ब्राउजर, सर्च करना, गूगल हो गया, मोजिला हो गया, फायरफॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट एज। ये होता है आपके कौन से एप्लीकेशन होते हैं? वेब ब्राउजर, कुछ चीज़ सर्च करने के लिए। फिर होता है PDF व्यूअर, एडोबी PDF रीडर, जो PDF को रीड करने के लिए। एक होता है ड्राइव, गूगल ड्राइव का। बहुत सारे PDF रीडर होते हैं, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर। दस्तावेजों को बनाना और संपादित करना, ये काम करेगा आपके MS ऑफिस का। फिर इंटरनेट ब्राउज करना, ये आप करेंगे वेब ब्राउजर। और मीडिया फाइल को चलाना, ये होगा आपके PDF व्यूअर का। तो उसका काम होगा PDF व्यूअर का। और ये सारे क्या होंगे? इनकी एप्लीकेशन होगी मित्रों। क्या होगी? एप्लीकेशन। बहुत ही सिंपल और सरल भाषा के अंदर बताया मैंने अभी इसको। फिर विशिष्ट उपयोग कार्य करने के लिए, सर ये तो काम सभी करेंगे, लेकिन एक विशिष्ट मतलब यूनिक काम कौन करेगा? ये सॉफ्टवेयर विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। जैसे ग्राफिक डिजाइन, ग्राफिक एडोबी फोटोशॉप, अगर आपको फोटो एडिट करनी है अच्छी सी, लाइटरूम एडोबी से आप कर सकते हो। कोरल ड्रॉ, बैनर बनाने हैं आपको किसी भी प्रकार के, जितने भी ऑफसेट वाले होते हैं वो कोरल ड्रॉ यूज करते हैं, उसके अंदर वो बैनर बना देते हैं। फिर वीडियो एडिटिंग एडोबी हो गया आपके, फिल्मोरा हो गया आपके, कैपकट हो गया आपके वीटा हो गया, जो इतने सारे वे होंगे, ये विशिष्ट ऐप होते हैं वीडियो एडिटिंग के लिए। फिर होता है गेमिंग, PUBG, GTA, फ्री फायर, ये सारे ये हो गया आपकी गेमिंग ऐप। फिर होता है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, मैंने बताया टेली, क्विक बुक्स। टेली के अंदर एक होता है ERP9 आता है, और अभी प्राइम चल रहा है, टेली प्राइम चल रहा है। विशिष्ट उपयोग के लिए होता है सरल भाषा के अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं। फिर एक होता है डाटाबेस, MySQL और एक्सेल, जो भी लैंग्वेज चलाते हैं, डाटाबेस नेटवर्क चलाते हैं। इनका कार्य क्या होता है? विशिष्ट कार्य के लिए, मतलब यूनिक काम। क्या गेमिंग और ग्राफिक डिजाइन करनी है तो अलग अलग सॉफ्टवेयर होंगे। क्या आपको डिजाइनिंग करनी है, अच्छी सी कोई थंबनेल बनाना है, जैसा आपको कोई पोस्टर बनाना है, तो आप इसका उपयोग कर सकते हो। अगर आपको वीडियो एडिट करना है तो आप इसका उपयोग कर सकते हो। अगर आपको गेम खेलना है तो GTA, PUBG, फ्री फायर ये खेल सकते हो बैठ के। मेरे तरह आप कार्ड खोलो डॉक्टर टाइप वाला, कि ये आसान है आपके लिए गेमिंग करने के लिए। फिर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, लेन देन की जानकारी के लिए आपके टेली और क्विक बुक्स काम आती हैं, और डाटाबेस मैनेजमेंट के लिए काम होता है। इनका काम उद्योगों में विशेष रूप से किया जाता है। भाई बिजनेस है एडिटिंग का, तो ये काम आएंगे, ये काम आएगा ऑफसेट के अंदर, मैंने बताया। और सिर्फ गेम खेलना तो लोग गेम खेल के भी पैसे कमा सकते हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग इनके ये वर्किंग होते हैं। किन के वर्किंग होते हैं? ये सॉफ्टवेयर के वर्किंग होते हैं। और कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। कौन से होते हैं मेरे मित्रों? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर डेवलप कैसे होता है, सॉफ्टवेयर को बनाया कैसे जाता है। अब ये सबसे बड़ी बात होती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, नाम सुना होगा आपने, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मतलब सॉफ्टवेयर को बनाने वाले। अब मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर बनाने के लिए विभिन्न प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग होना चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट और SQL। अब ये जो सारी चीज़ें ये सॉफ्टवेयर को बनाने में मदद करती है। उसको बनाने में मदद करती है सॉफ्टवेयर। अगर आपके सामने जो ऐप दिखाई दे रहा है वो इतनी आसानी से नहीं बना है। उस ऐप में कहाँ पर कौन सी फोटो लगेगी, कहाँ पर कौन सा कलर होगा, कैसे वीडियोग्राफिक आएगा, कैसे आपकी फोटो, आपके कोड सेट होगी, ये सारी जो चीज़ें होंगी वो आपको इन लैंग्वेज के माध्यम से होगी। जो भी ऐप बनेगा पूरी कंप्यूटर की लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो प्रोग्राम को बनेगी उसका पता होगा, तभी आप जाके एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर तैयार कर सकते हो। वरना फिर आप सॉफ्टवेयर आपका अटकेगा, बार बार हैंग होगा, क्योंकि उसमें अधूरा ज्ञान है सर, काम पूरा नहीं, उसके अंदर प्रॉपर कोई लैंग्वेज पूरी रूप से उपयोग नहीं हुई है। तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए प्रमुख होती है प्रोग्रामिंग भाषाएं, लैंग्वेज प्रोग्रामिंग भाषाएं, चाहे C हो, C++ हो, जावा हो, पाइथन हो, चाहे HTML हो, चाहे CSS हो, ये सारे आपको पता होना चाहिए उनका कैसे वर्किंग होता है। और ये मेन काम होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर का। किसका काम होता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, जो सॉफ्टवेयर डेवलप करता है। और उसके चरण क्या होता है? किसके विश्लेषण, क्या मुझे किस प्रकार का सॉफ्टवेयर चाहिए, मुझे चाहिए पढ़े रिलेटेड, मुझे चाहिए सर मुझे ऐप चाहिए द्रोणाचार्य दीक्षा की, क्या चाहिए? द्रोणाचार्य दीक्षा की ऐप चाहिए, तो मतलब एजुकेशन रिलेटेड। फिर उसकी डिजाइन, मेरा लोगो कैसा होना चाहिए, उस ऐप का कलर कैसा होना चाहिए। फिर उसका परीक्षण, कोई गलती नहीं हो, मैं उसको चेक करूँगा उसके अंदर ऐप के अंदर जो मेरे ऑप्शन है वो प्रॉपर आए नहीं आ रहे हैं, गूगल पे के, फोन पे के नंबर सही है या नहीं है, लिंक सही है या नहीं है, वरना किसी और के पेमेंट जाएगा ऐप के कोर्स का, वो मैं चेक करूँगा। फिर उसका प्रयोजन, उसका काम क्या है, उपलब्ध करवाना, प्ले स्टोर उपलब्ध करवाना है या आपके ऐप स्टोर पर उपलब्ध करवाना, उसको प्रबंधन करना है। फिर उसका रख रखाव, मेंटेनेंस भी करना पड़ता है।
ऐप पैसे बनाई नहीं जाती है। अगर बाई द चांस अभी तो मेरे पास सिर्फ 600 सब्सक्राइबर है, अगर आने वाले एक या 4 या 5 महीने के अंदर ये 600 की जगह 6 लाख में बदल गए तो मुझे ऐप बनानी पड़ेगी। और ऐप में जितनी भी आएंगी, अगर मेरे 600 में आ रहे ऐप अटक रही हैं, उसके रख रखाव सही नहीं है, तो फिर वो ऐप हैंग होगी। क्या होगी? ऐप हैंग। तो उस ऐप का मुझे मेंटेनेंस करना पड़ेगा कि 600 मुझे 6 लाख तक जाना है, तो उसको मेंटेन करके चलना पड़ेगा कि ऐप कैसे यूज़ करनी पड़ेगी, कौन सी लैंग्वेज कितनी यूज़ करनी पड़ेगी, कितना कितना काम होगा, रख रखाव भी जरूरी है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है सॉफ्टवेयर बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमें सॉफ्टवेयर दिया ही देता है, इतना आसानी से नहीं बनता है, उसके काफ़ी टाइम लगता है, उसको मैनेज भी करना पड़ता है, उसको डेली व्यू करना पड़ता है, देखना पड़ता है सॉफ्टवेयर कैसा वर्किंग कर रहा है, सॉफ्टवेयर कितने आदमी आए हुए हैं, कितना उसका ऐप अभी यूज़ कर रहा है, कितने टाइम उसके वॉच आवर्स, सारी चीज़ें देखनी पड़ती है हमें कि उसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसे सॉफ्टवेयर वर्किंग नहीं करता है। फिर अब सॉफ्टवेयर कुछ पेड सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि हमारा टेक्निकल टीम जो वीडियो एडिट करती है उसके सामने कुछ पेड सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, फिर जुगाड़ करते हैं चलो कोई फ्री ऐप निकालते हैं, कोई एपीएन वीपीएन लगा के उसको एडिट करते हैं। वैसे वैसे फ्री में निःशुल्क सॉफ्टवेयर हैं जो वीएलसी वीडियो वाले, फिर शेयरवेयर सीमित निःशुल्क, जैसे एडोबी फोटोशॉप और ट्रायल वर्जन आते हैं कि डेमो वर्जन ओनली, और क्या है डेमो वर्जन फ्री में एक या दो वीडियो एडिट कराएंगे, फिर आपके पार्ट पेड दे देंगे कि आप उनको परचेज करना पड़ेगा। फिर ओपन सोर्स मुफ्त होते हैं, बिल्कुल फ्री होते हैं ओपन सोर्स ओपन ऑफिस। फिर प्रॉपर्टी उपयोग के लिए लाइसेंस खरीदना पड़ता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एडोबी फोटोशॉप, इनके आपको क्या खरीदने पड़ेंगे? लाइसेंस खरीदने, मतलब इनको आपको पेड खरीदना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? खरीदना पड़ेगा। तो उसके बिना ये प्रॉपर वर्किंग नहीं करेंगे, उसके बिना इनके ऑप्शन नहीं आएंगे पूरे। पेड जो डेमो वर्जन में लिमिट ऑप्शन आएंगे, कितने आएंगे? लिमिट ऑप्शंस, उनके बिना आप इनको ऑप्शन का पूरा उपयोग नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में अंतर क्या होता है? मैंने ये तो कह दिया दोनों होना जरूरी है, लेकिन अंतर क्या है दोनों के अंदर? सॉफ्टवेयर होते हैं भौतिक घटक जिनको हम छू, हार्डवेयर होते हैं भौतिक घटक जिनको हम छू सकते हैं, और इनके अंदर होता है प्रोग्राम और डाटा संग्रहण। सॉफ्टवेयर के अंदर इनको छूकर महसूस कर सकते हैं और इनको सिर्फ देख सकते हैं, ठीक है। और सीपीयू मॉनिटर कीबोर्ड आ गया, इसमें ऑपरेटिंग और एमएस वर्ड आ गया, जितने भी ऐप आएगी। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से रिलेटेड है। कौन कौन से पेड और सॉफ्टवेयर और इनमें क्या अंतर है, सारी हमने चीज़ें देख ली। इसके बाद में हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर की विशेषताएं। क्या विशेषता है? स्वचालन, ऑटोमेटिक चलने लग जाता है। कोई अपने ऐप ऑन की, उसमें ऐप ने मैंने कमांड दे दी, आजकल चैट जीपीटी आ गया, न्यूली ट्रेंड चल रहा है, जो फोटो बनानी है उसको दे दी, वो फोटो बना के ऑटोमेटिक बना के दे देगा कि मुझे भी कार्टून बनाओ, क्या बनाओ कार्टून, तो ये ऑटोमेटिक काम करेगा। कुशलता, एकदम एज इट इज कार्टून बनाएगा आप हो नहीं, लेकिन उससे अच्छा कार्टून आपको बना के दे देगा। फिर इसका इंटरफेस बहुत अच्छा था, इको फ्रेंडली होता है, लेकिन इको फ्रेंडली है नहीं है। ये आपकी प्राइवेसी लेगा ना, सुरक्षा वायरस सर्विस समाधान, ये प्राइवेसी नहीं है। अभी आप जो ट्रेंड चला ना, वाली ट्रेंड और प्राइवेसी नहीं, सुन लेना। कुछ सॉफ्टवेयर होता है प्राइवेसी वाले, बाकी वाले सॉफ्टवेयर प्राइवेसी नहीं होगी, वो आपको मिसयूज करेगा उन फोटोज का, ठीक है ना। एक होता है अपडेट्स, टाइम टू टाइम इनका अपडेट आता रहता है। क्या रहता है? अपडेट आता रहता है। उस अपडेट के माध्यम से सॉफ्टवेयर को नया कर सकते हैं। ये देखो, एक 2G 3G 4G 5G एंड्रॉइड 10 एंड्रॉइड 11 एंड्रॉइड 12 एंड्रॉइड 14 एंड्रॉइड 15 एंड्रॉइड 16 आईफोन 8 11 12 13 14 15 16 आ गए, मतलब इनके अपडेट आते गए, नई नई चीज़ें बनती गई। अब ये सॉफ्टवेयर का मेन काम होता है, इनको ऐसे कैसे हम उपयोग कर सकते हैं। फिर निष्कर्ष क्या निकलता है, क्या कंक्लूजन से क्या काम आएगा, क्यों है, क्यों बनाया, किस लिए बनाया? इसलिए बनाया क्योंकि ये एक कंप्यूटर का अनिवार्य हिस्सा है, जरूरी है, उसके बिना काम नहीं होगा। सॉफ्टवेयर दो प्रकार, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बताया था। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए बहुत जरूरी है। कुछ सॉफ्टवेयर निःशुल्क होते हैं और कुछ लाइसेंस वाले होते हैं। ये हो गया अपना पूरा ज्ञान किसका? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का, इनपुट और आउटपुट का, हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का, सारी चीजें पूरी हो गई। और ये जो चीजें बहुत ही सफिशिएंट और बहुत ही सरल भाषा के अंदर आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन इनका उपयोग भी लिमिटेशन में करना है। मैंने कहा ना, सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। सॉफ्टवेयर के अंदर भी सिक्योरिटी जरूरी है, तो हार्डवेयर के अंदर भी सिक्योरिटी जरूरी है। आप जैसे सीपीयू चल रहा है, ऐसा हार्डवेयर है, और चलते हुए उसको हाथ लगा दिया, करंट आ गया, फिर चले जाओगे, फिर पटवारी एग्जाम भूल ही जाओ क्या होता है पटवारी एग्जाम, ठीक है ना। तो उनकी सुरक्षा के साथ उपयोग करना भी बहुत जरूरी है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकते। होना साथ में जरूरी है, चाहे कहीं पर भी हो, ठीक है ना, साथ में होना जरूरी है। अब कुछ मेरे जो हंसने लगे टेक्निकल टीम वाला कि होना साथ में जरूरी है, सर कुछ नहीं, आप अच्छे से स्वस्थ रहो, अच्छे से पढ़ते रहो। काफ़ी टाइम पड़ा हमारे पास, 1 महीने का। इस 1 महीने के अंदर हम अपने पटवारी की कंप्यूटर सीरीज को पूरा करेंगे, 30 नंबर पक्का करेंगे। लेकिन हेल्दी रहना जरूरी है, स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और द्रोणाचार्य दीक्षा के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।